बहुत बहुत स्वागत है आपका इस स्टैटिक जीके के सीरीज़ में। हम लोगों ने अभी तक 8 सीरीज़ देख लिया है। ये 9वां सीरीज़ है स्टैटिक जीके का, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, उसमें आपको हेल्प ज़रूर करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा था। तो उत्तर गुप्त काल में जो विश्वविद्यालय था वो था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय था जो फेमस हुआ था। और ये विश्वविद्यालय जो था 5वीं से 11वीं सदी तक बहुत फेमस हुआ था। बाद में इस पे बहुत आक्रमण हुआ, जो इसको बाद में बहुत तोड़ा गया था और अभी ये बर्बाद हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा नालंदा में। नालंदा बिहार के साइड में ही है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो कुमारगुप्त ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है वो हम लोग समुद्रगुप्त को बोलते हैं। समुद्रगुप्त ने 330 से 380 तक शासन किया। और यह चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसका उत्तराधिकारी था, यानी उसका पुत्र था। इसने क्या किया था कि आर्यावर्त में जो 9 शासक और दक्षिण में जो 12 शासक था उसको जीता था। इसके लिए समुद्रगुप्त को हम लोग भारत का नेपोलियन बोलते हैं। ठीक है, और समुद्रगुप्त के टाइम में एक बहुत ही फेमस कवि है हरिसेन। इन्होंने एक लेख लिखा था जिसका नाम था इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति। एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति जो था वो किसने लिखा था। तो लिखा था हरिसेन ने, जो किसके टाइम में था, समुद्रगुप्त के समय में था। नेक्स्ट है आपका, आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है। तो बताना है, 4 ऑप्शन है, सुश्रुत, च्यवन, धन्वंतरि या चरक। तो धन्वंतरि को ही वेद चिकित्सा का भगवान मानते हैं। धन्वंतरि जो होता है उसको योग चिकित्सा का भगवान मानते हैं। हिंदू धर्म में धन्वंतरि को जो है वो विष्णु के अवतार भी माना जाता है। हिंदू धर्म में धन्वंतरि को विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। तो जिसने सबसे पहले गुप्त वंश को बसाया था उसका नाम क्या था। तो पहला गुप्त शासक जो था वो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त, और इसने शासन किया था 240 से 250 के आसपास। ठीक है, और ये गुप्त वंश का संस्थापक भी था। और इसका उत्तराधिकारी था, इसका बेटा जो था वो घटोत्कच था। घटोत्कच, और जिसने 280 से 320 के आसपास में इन्होंने गद्दी को संभाला था। ठीक है, और उसके बाद गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था, उसने संभाला और ये राजगद्दी पे बैठा था 320 में। कौन, तो चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है आपका कि रोमन सम्राट के साथ भारत का व्यापार, यहाँ पे रोम होगा, रोम नहीं होगा, यहाँ पे रोम होगा, रोम पर किसके द्वारा आक्रमण से समाप्त हो गया। तो रोमन सम्राट के साथ जो भारत का व्यापार था वो किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। जब हुन वंश ने जब रोमन सम्राट पे आक्रमण किया था उसी टाइम में रोम का व्यापार समाप्त हो गया था। इसमें स्कंदगुप्त जो था, स्कंदगुप्त एक शासक था। ठीक है, जिस पे आक्रमण किया गया था। मध्य एशिया का जो हुन था उसने आक्रमण किया और स्कंदगुप्त को पराजित कर दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, हुन वंश। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट और वराह मिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित है। तो आर्यभट्ट और वराह मिहिर जो था वो किसके युग में था।
तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश या पाल वंश। मौर्य वंश के टाइम में तो आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था, जिसको हम लोग चाणक्य या कौटिल्य बोलते हैं, वो था। और आर्यभट्ट और बराहमिहिर जो था वो आपका गुप्त वंश में था। गुप्त शासन जो चल रहा था जब, उसके टाइम में था। और गुप्त वंश जो था, इसमें भारतीय इतिहास में अभी तक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि स्वर्ण युग बोलते हैं। सबसे अच्छा काल अगर बोला जाता है आज तक, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, जिसका नाम विक्रमादित्य था, उसको स्वर्ण युग बोला जाता है। ठीक है। उस टाइम में क्या होता था कि साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में जो था, बहुत ही प्रगति किया था, क्योंकि आर्यभट्ट उस टाइम में थे। आर्यभट्ट आपको पता होगा कि बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे, और बराहमिहिर को भी जानते हैं कि बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे। तो उस टाइम में ये बहुत ही चरम सीमा पे था, साहित्य कला और विज्ञान क्षेत्र। और बराहमिहिर ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था पंच सिद्धांतिका। ये पूछा जाता है एग्जाम में। पंच सिद्धांतिका नाम का जो पुस्तक लिखा था, वो बराहमिहिर ने लिखा था। और ये किसके बारे में था? ये था आपका ज्योतिष के बारे में। एस्ट्रोलॉजी जो होता है, ग्रह और नक्षत्रों का अध्ययन, उसके बारे में था। नेक्स्ट है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो आपको ये बताना है। तो इलाहाबाद का जो स्तंभ है, उसमें किस बोला है कि किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो इलाहाबाद प्रशस्ति में हमें जो जानकारी मिलता है, वो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। इलाहाबाद एक प्रशस्ति करके लेख है, जिसको लिखा था हरिसेन ने। ठीक है। जो किसके बारे में बताता है? समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का सेनापति भी था, और उसका वेद सचिव यानी विदेश सचिव भी था। वेद सचिव नहीं, विदेश सचिव भी था। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान आया था? तो फायान जो आया था, वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है, देखिए। पहला है, उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया। हाँ, सही बात है। राजपथ वंशागत तथा सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। नहीं, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है, न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित हुए थे। हाँ, ये भी सही है। उसके बाद, भूमि में करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य में करों में कमी हुई। हाँ, ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं होगा कि राजपथ या वंशागत, इसमें सबसे बड़ा पुत्र पहले सिंहासन पे नहीं बैठता था। जरूरी नहीं था ये चीज़ गुप्त शासन के टाइम में। नेक्स्ट है, फायान किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो आपको बताना है, फायान जो था वो किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो ये आया था किसके टाइम में? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था। नेक्स्ट है, कवि कालिदास जो था वो किसके राज्य कवि थे, यानी किसके शासनकाल में कवि कालिदास रहते थे? तो कवि कालिदास जो था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो था उसके राज कवि थे। इसका बहुत ही फेमस बुक सब है, और जिसमें कि रघुवंश, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का प्रवर्तक जो था वो श्रीगुप्त था, और वह गुप्त वंश का संस्थापक भी था। और उसका श्रीगुप्त वंश का जो उत्तराधिकारी था वो था आपका घटोत्कच। नेक्स्ट है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश जो था वो आपका कला और स्थापत्य के लिए बहुत ही फेमस था। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासन में जो चलता था वो संस्कृत लैंग्वेज चलता था। नेक्स्ट है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से
ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ भी था? तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि आर्यभट्ट जो था, आर्यभट्ट वो बहुत बड़े गणितज्ञ थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे। सबसे पहले इन्होंने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चारों ओर भ्रमण करती है। नेक्स्ट है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, वह कौन था? तो विक्रमादित्य की उपाधि जो ग्रहण किया था वो था आपका राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है। इन्होंने विक्रमादित्य का उपाधि हासिल किया था। अच्छा, एक चीज़ और, चंद्रगुप्त प्रथम जो था यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो था, ठीक है, उसके बेटा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम जो था, चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य वंश पहले स्थापना किया था, उसके बेटा का नाम था बिंदुसार, ठीक है। और बिंदुसार का बेटा था अशोक। बिंदुसार का बेटा था अशोक। नेक्स्ट है हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित लिखा था किसने? बाणभट्ट ने लिखा था। ये तो एग्जाम में आता ही है फिक्स है। तो ये तो हो गया आज का क्वेश्चन, और मैं साथ में आपको वन लाइनर में मैंने एक जगह क्वेश्चन रख दिया है। और कितने क्वेश्चन है देख लेता हूँ, 8, 10, 12, 15 टोटल क्वेश्चन है एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैं ऐसा रोज़ाना करूँगा कि MCQ तो रहेगा ही, और साथ में वन लीनियर 10 या 12 क्वेश्चन दे दूँगा, जिससे आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहला है, चीन या त्रिभुवन संघ किसके शासन काल में आया था? तो यह आया था हर्षवर्धन के समय में। मैंने कल भी बात बताया था हर्षवर्धन के बारे में, कल ही मैंने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ाया है। उसके बाद नेक्स्ट है, विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है? तो विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता करता है। अगर पूछे कि बुला कौन सकता है, तो राष्ट्रपति दोनों को बुला सकता है, ज्वाइंट सेशन हो सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट कि गरजत पहाड़ियाँ, करजत नहीं होगा, गरजत होगा यहाँ पे गढ़जत होगा, गढ़जत। तो गरजत की पहाड़ियाँ जो है वो किस राज्य में है? गरजत की पहाड़ियाँ आपको मिलेगा उड़ीसा में। उड़ीसा में है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट है, मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था? तो केशवानंद भारती बनाम जो केस आया था जो कि केरला का था, उसी में मूल संरचना के निर्माण के बारे में बताया गया था कि उसने बताया था कि संसद के पास सिर्फ संविधान में संशोधन करने का हक है, लेकिन उसके संविधान के मूल संरचना में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष में ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला था? तो कौन सा साल था? वो था आपका 1908 में। 1908 में जो था वो ओलंपिक खेलों में भारत को क्या मिला था? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा मिला था। नेक्स्ट है आपका कि फॉर्मोसा जल संधि ताइवान को किससे अलग करती है? मैंने कल भी जल संधि के बारे में एक वीडियो बनाया है, वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। फॉर्मोसा नहीं होगा, फॉर्मोसा जल संधि है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, फॉर्मोसा नहीं है, फॉर्मोसा जल संधि है। फॉर्मोसा जल संधि जो है ताइवान को किससे अलग करती है? तो फॉर्मोसा जल संधि ताइवान को मेनलैंड जो है चीन का, उससे अलग करती है। मेनलैंड चीन से अलग करती है। नेक्स्ट है, सतपुरा का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सतपुरा का सर्वोच्च शिखर जो है वो है आपका धूपगढ़, और अरावली का पूछे तो गुरु शिखर है। अरावली का गुरु शिखर, सतपुरा का धूपगढ़। सतपुरा का सबसे सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़। और ये सब है कहाँ पे? ये है राजस्थान में। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? तो किसी भी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा जो बल लगता है उसको हम लोग भार बोलते हैं, और भार होता है mgh। नेक्स्ट है, रनिंग एंड चेसिंग किस खेल के लिए एक अनूठी विशेषता है? तो किस खेल में रनिंग एंड चेसिंग का उपयोग किया जाता है? तो वो है आपका खो खो।
खो खो जो खेल होता है उसमें टोटल 9 खिलाड़ी होता है, टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं। आप ऐसे याद रखते हैं कि HO मल्टीपल KHO, 3 को 3 से गुना कीजिए 9 आ गया। जैसे कि पोलो में POLO 4 अक्षर है, तो पोलो में 4 ही खिलाड़ी होते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किस में होता है, तो वो होता है रग्बी फुटबॉल जो होता है, रग्बी फुटबॉल, उसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं, 15-16 के आसपास में होते हैं। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत तय किया गया है? तो 91वां संविधान संशोधन जो था, 91वां संविधान संशोधन, उसमें मंत्रिपरिषद के अधिकतम सीमा को जो है तय किया गया था। नेक्स्ट है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान के संविधान से, जापान के संविधान से लिया गया है। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट है, शब्द पिरामस इंटर पारस किसे दर्शाता है? शब्द पिरामस इंटर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, PM जिसको बोलते हैं, PM को ही प्रीमस इंटर पारस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संबंधित प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो संविधान सभा में जो राज्य व्यवस्था होता है उसकी संघीय संरचना, उसको जो है अगर आपको संशोधित करना है तो वो राज्यसभा के कम से कम आधा सदस्य की सहमति होना जरूरी है। नेक्स्ट है, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किसने दिया था? तो तुलनात्मक लागत का सिद्धांत जो दिया था वो डेविड रिकार्डो ने दिया था, डेविड रिकार्डो ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक डोरी संरचना का निर्माण क्या कहलाता है? तो नाभिक में न्यूक्लियोसोम जो होता है उसके द्वारा जो दोहरी संरचना जो होता है वो निर्माण करता है आपका क्रोमेटिन, या इसको क्रोमेटिन भी बोल सकते हैं, क्रोमेटिन निर्माण करता है। नेक्स्ट है, किस राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका पवन ऊर्जा क्षमता सबसे ज़्यादा है? तो वो है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो है उत्पादन क्षमता सबसे ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ और, खारलुंग दर्रा पता है आपको कहाँ पे है? तो खारलुंग दर्रा जो है ये है जम्मू कश्मीर में। ये एक बार पूछा गया था SSC के एग्ज़ाम में। एक और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रीरंगपट्टनम की प्रसिद्ध संधि जो हुआ था वो किस युद्ध के बाद हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की प्रसिद्ध संधि जो था वो किसके टाइम में हुआ था, या ऐसे बोल सकते हैं किसका परिणाम था? जब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। तो मैंने आज, मुझे लग रहा है 30-40 क्वेश्चन के आसपास मैंने देख लिया है, तो यहाँ से ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। ये था लास्ट, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।